हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत की विदेश नीति, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इस बुक के सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं आपको सेकंड यूनिट के अंदर किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है या फिर आपको इस पूरी वीडियो में क्या जानने को मिलेगा। सेकंड यूनिट के अंदर आपको जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो है भारत और अमेरिका के संबंध, भारत और रूस के संबंध और भारत और चीन के संबंध। बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप से किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को कैसे सुधारा। या फिर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंधों की चर्चा कीजिए। या फिर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अमेरिका एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार के रूप में भारत को क्यों देखता है। तो अलग अलग तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है 9/11 के बाद भारत अमेरिका के सामरिक सहयोग का वर्णन कीजिए, क्योंकि 9/11 घटना के बाद ही जो अमेरिका और जो भारत है उसके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि आपको इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली एक का ही आंसर देना है, और वो है भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में हमें बताना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो अपने आंसर को हम कुछ इस तरीके से बताएंगे, भारत अमेरिका के संबंध। तो भारत और जो अमेरिका के संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। अमेरिका भारत को एक बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी कंपनियों को भारत में भेजता है और अपने उत्पादों को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। और इसके अलावा अमेरिका हथियार और अन्य जितने भी जो व्यापार के उपकरण हैं उनसे भारत को बेचता है और भारत से ख़रीदता है। और अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के जो अच्छे संबंधों की जो शुरुआत है वो 9/11 घटना के बाद हुई थी। इसके बाद अमेरिका और जो भारत है उसके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर ये 9/11 घटना थी क्या। तो देखिए, जो भारत है वो स्टार्टिंग से ही जितने भी जो वैश्विक मुद्दे होते हैं जैसे पर्यावरण से रिलेटेड या फिर आतंकवाद से रिलेटेड विश्व स्तर पर जो मुद्दे होते हैं उन्हें उठाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो अमेरिका था वो इन सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन 9/11 घटना हुई थी जिसमें अमेरिका में आतंकवादियों ने हमला किया था। तो इसके बाद से अमेरिका को ये समझ में आ गया कि जो भारत है वो सही कह रहा है, हमें आतंकवादी और जितने भी जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके बाद से ही अमेरिका और जो भारत है उन दोनों के बीच रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए और दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, दोनों ने मिलकर आतंकवाद को हराने के लिए अपनी अपनी रणनीतियों को बनाया। 9/11 हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और जो भारत है उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। आतंकवाद से निपटने के लिए उन्होंने खुफिया जो एजेंसी होती है उनको साझा किया, एक दूसरे की खुफिया एजेंसी को बताया, जिससे कि जो आतंकवाद है उनको पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके। और इस पर काफ़ी सारी कार्रवाई की गई। थर्ड पॉइंट है परमाणु समझौता। तो देखिए 2008 में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, जिसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों से और अन्य जितने भी जो देश थे उनसे परमाणु तकनीक और ईंधन प्राप्त करने में अनुमति मिली। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक और व्यापारिक संबंध। तो देखिए 9/11 घटना के बाद अमेरिका और भारत दोनों के ही जो व्यापार और जो निवेश है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। जो इंडिया है वो जो अमेरिका है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और जो अमेरिका है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा निवेश करता है, जिससे कि दोनों में ही जो बाज़ार है
जो व्यापार है और जो निवेश है, दोनों के देशों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट है हाईटेक और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग। तो देखिए, अमेरिका की नासा और भारत की इसरो ने मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि जो अंतरिक्ष जो क्षेत्र हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग किया। और अमेरिका भारत की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका समर्थन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो देखिए, अमेरिका और भारत दोनों ने ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए चीन के बढ़ते हुए प्रभाव और मुकाबला करने के लिए अपने सहयोग को मजबूत किया, आपसी सहयोग को मजबूत किया उन्होंने। और जिसके लिए भारत और अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का गठन किया। अब इसका क्या उद्देश्य है? आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत में जो चीन का जो दबाव फैला जा रहा है, उसका जो प्रभाव है उसको कम करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव था, जिससे कि जो चीन की डोमिनेंस है उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग। तो देखिए, जो अमेरिका है और जो भारत है, उन दोनों ने ही वैश्विक जितनी भी जो चुनौतियाँ होती है उनको मिलकर अंत करने का प्रयास किया है। जैसे जितने भी जो वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियाँ होती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या साइबर क्राइम या आतंकवाद या स्वास्थ्य संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, उसे वैश्विक स्तर पर लाया और उसे निपटारा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो अमेरिका है वो भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार के रूप में मानता है। अब ऐसा कौन कौन से रीज़न है? पहला पॉइंट है बड़ा उपभोक्ता बाजार। तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि हमें पता है। और जो भारत है, जो अमेरिका है, वो भारत को एक बहुत बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखता है। और जो अमेरिका है वो अपनी कंपनियों को भारत में भेजता है और वहाँ पर उत्पादों को, जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करके प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरीके से जो अमेरिका है वो भारत को एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। अब जैसे कि आपको पता होगा, जो भारत है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। और इसी रीज़न की वजह से काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो जो भारत है वो एक आकर्षण का केंद्र बन गया इन्वेस्ट करने के लिए, निवेशकों के लिए। और इसी रीज़न की वजह से जो अमेरिकी कंपनियाँ हैं वो भारत में अपने उत्पादों को बेचती हैं और लाभ कमाती है, प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण है भारत काफ़ी ज़्यादा। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है और अमेरिका भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। इसी रीज़न की वजह से वो चीन के दबाव को कम करने के लिए भारत का साथ देता है। नेक्स्ट है निवेशकों के अवसर। तो भारत में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न बड़े बड़े पैमाने पे जो निवेशक हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और अपनी कंपनियां, जो अमेरिका है वो कंपनियों के लिए सोने का बाजार मानते हैं। यानी कि अभी जो हमारा देश है वो सोने की चिड़िया ही है। अमेरिका भारत को एक सोने का बाजार के रूप में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है समान मूल्य और हित। तो दोनों ही देश लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत चीन के बीच 1962 में हुए सीमा युद्ध की समीक्षा कीजिए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत चीन संबंधों में सीमा मुद्दे का वर्णन करें। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत और चीन के मध्य संवाद समझौते को विस्तार से समझाइए। यानी अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में आपको भारत और चीन के बीच जो विवाद है या फिर जो रिलेशन है उसको आपको समझाना है। जो सीमा विवाद है उसको बताना है, या फिर जो युद्ध में है उसको बताना है, या फिर जो आर्थिक और जो व्यावसायिक संबंध है उनके रिलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। हमें अपने आंसर को एग्जाम में कुछ इस तरीके से मेंशन करना है, भारत और चीन के रिलेशन। तो देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से, हज़ारों सालों से जो भारत और जो चीन का रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से। और दोनों ही एक दूसरे के जो व्यापार है और जो विचार है वो आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्यापारिक संबंध के रिलेशन के बारे में। तो देखिए, भारत और चीन दोनों ही एक बड़े व्यापारिक देश हैं जिनके बीच बड़े पैमाने पे व्यापार होता है। और दोनों ही देश एक दूसरे के प्रमुख व्यापारी साथी हैं, यानी बिजनेस पार्टनर हैं। और दोनों ही देशों के बीच वस्तु सेवा का व्यापार होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यातायात उपकरण और खाद्य उत्पाद, इन सभी का आदान प्रदान होता है चीन और भारत में। चीन की वस्तु यहाँ आती है और भारत की वस्तु चीन में जाती है। नेक्स्ट है आर्थिक संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो चीन ने भारत में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। और इसी तरीके से जो भारत है उनकी जो कंपनियाँ है उसने चीन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें निवेश किया है। यानी कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के देश में निवेश किया है, जिससे कि दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है।
तो ये तो हमने बताया था कि चीन और भारत के बीच कितने अच्छे रिलेशन हैं। अब हम बात कर लेते हैं चीन और भारत के रिलेशन में काफ़ी सारे संघर्ष भी हैं। इनमें से एक संघर्ष है सीमा विवाद। तो भारत और चीन के बीच सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे टाइम से एक विवाद चला आ रहा है जिसे हम कहते हैं सीमा विवाद। और वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनके वजह से ये विवाद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए, जो चीन है वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, जबकि जो भारत है वो अरुणाचल प्रदेश को अपने भारत का हिस्सा मानता है। तो इसी के बीच ये जो संघर्ष है ये काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला एक और सीमा विवाद है, जो कि है डोकलाम का सीमा विवाद। तो डोकलाम भारत, चीन और भूटान के त्रिकोणीय सीमा बिंदु के पास स्थित है। और जो डोकलाम है वो भूटान का हिस्सा है और भूटान की जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारत की है। लेकिन 2017 में चीन ने डोकलाम के क्षेत्र में सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो भारतीय सैनिकों के द्वारा उसे रोका गया, जिसके बाद यह क्षेत्र चीन और भारत के विवाद का एक प्रमुख विवाद बन गया। यानी कि सीमा विवाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है भारत और चीन को लेके। इसी तरीके से एक और सीमा विवाद है आक्साई चीन। ये भी सीमा विवाद है भारत और चीन के बीच में। व्यापार तो दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, लेकिन सीमा को लेके दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से गलवार घाटी का विवाद है और लद्दाख क्षेत्र का विवाद है, जो कि भारत और चीन के बीच चला आ रहा है। जैसे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है हमारा समुद्री तनाव। तो देखिए, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि चीन और भारत के जो रिलेशन है उसको प्रभावित करता है। भारत ने चीन के इस बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए कई सारे देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक गठन किया है, जिसका नाम है क्वाड। इसका गठन किया है जिससे कि जो चीन है उसकी हिंद महासागर में जो गतिविधियाँ है उसको रोका जा सके। जो चीन अपना डोमिनेंस फैलाने की कोशिश कर रहा है उसे रोका जा सके और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखे। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सहयोग के क्षेत्र। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही मजबूत आर्थिक संबंध है। दोनों के बीच में, चीन और भारत के बीच में मजबूत आर्थिक संबंध है और बहुपक्षीय मंच। तो देखिए, चीन और भारत दोनों नहीं ब्रिक्स, SCO और G20 के प्रमुख सदस्य हैं, जो कि वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण या जलवायु परिवर्तन। इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इन्हें कम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संघ के संबंधों की चर्चा करें। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत और रूस संबंधों की चर्चा करें। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत रूस संबंधों की व्याख्या करें और साथ में यह समझाएं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के क्या संबंध रहे, इसके बारे में बताना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ोगे तो आपको बस यही एक्सप्लेन करना है, भारत और रूस के रिलेशन के बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में पहले हम बताएंगे। उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बाद रूस और भारत के क्या रिलेशन रहते हैं। तो देखिए, भारत और जो सोवियत संघ है उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट फ्रेंड की तरह है। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है सांस्कृतिक संबंध। तो देखिए, जो भारत की जो हिंदी फिल्में होती है वो सोवियत संघ में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी और भारत के काफ़ी सारे जो कलाकार हैं और जो लेखक हैं वो सोवियत संघ की यात्रा उन्होंने की है। यानी कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं दोनों ने एक दूसरे का जो कल्चर है उसका आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संबंध। तो जो सोवियत संघ है उसने भारत को विशाखापट्टनम, भिलाई और जो लौह इस्पात के जो उद्योग होते हैं उनकी स्थापना में भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। और यहाँ तक कि सोवियत संघ ने संकट की स्थिति में भारत को सस्ते में तेल भी उपलब्ध कराया है। तो इस तरीके से जो सोवियत संघ है भारत के साथ उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं हमें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं व्यापारिक संबंधों के बारे में। तो भारत और सोवियत संघ के जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी अच्छे रहे हैं और यहाँ तक कि जो सोवियत संघ है उसने भारत के साथ रुपयों में भी व्यापार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष सहयोग। तो जो सोवियत संघ है उसने भारत के जो इसरो है उसकी स्थापना के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता को प्रदान किया था। और इसके अलावा सैनिक सहयोग की अगर हम बात करें तो जो सोवियत संघ है उसने भारत को समय समय पर लड़ाकू विमान या जो हेलीकॉप्टर है या फिर जो युद्धपोत होते हैं उनको उपलब्ध करवाया है। यहाँ तक कि 1971 में युद्ध के संकट के समय में
सोवियत संघ ने भारत की सहायता करके एक सच्ची मित्रता को सिद्ध किया था। तो जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे हमारे रूस के साथ। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद भारत और रूस के क्या संबंध थे, क्या कैसे रिलेशन रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 1992 में बोरिस ये येल्त्सिन की घोषणा, उन्होंने क्या बताया था, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। उसके बाद वहाँ के एक राष्ट्रपति बने जिसका नाम था बोरिस। अब उन्होंने क्या बताया, 1992 में अपनी एक घोषणा थी जिसमें उन्होंने बताया कि भारत और रूस के संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले भारत और सोवियत संघ के संबंध थे। यानी भले ही जो सोवियत संघ है वो टूट गया है, लेकिन उसके भारत के साथ जो रिलेशन है वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए 2008 में भारत में रूसी वर्ष और 2009 में रूस में भारतीय वर्ष मनाया गया, जो कि दोनों ही देशों के गहरे संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साझा दृष्टिकोण। तो देखिए जो भारत है और जो रूस है, दोनों का जो एक जैसा ही दृष्टिकोण है। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक महाशक्ति ना हो, बल्कि कई सारी महाशक्ति होनी चाहिए, जिससे कि वैश्विक स्तर पर शांति और आपसी सहयोग को बनाया जा सके और टकराव को कम किया जा सके। तो इस कंडीशन में देखें तो दोनों के जो थॉट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं। दोनों ही चाहते हैं कि विश्व पर किसी एक का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि कई सारी शक्तियों का वर्चस्व होना चाहिए, जिससे कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग को बढ़ाया जा सके और टकराव को कम किया जा सके शांतिपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक संबंध। तो देखिए भारत और चीन के बीच लंबे टाइम से व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और जो रूस है वो भारत से तेल और हथियार के अलावा कई सारे अन्य सामान बेचता भी है, और इसीलिए भारत और रूस एक दूसरे के सबसे बड़ा, जो भारत है वो रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो दोनों ही देश भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।